आर वॉचिंग पेज सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, बहुत दिनों से एक चीज़ मेरी डिमांड बार बार आ रही थी। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि कहीं ना कहीं से हमें नोट्स पढ़ा दीजिए। तो मेरे पास नोट्स नहीं थे, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स की जुगाड़ करी और आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ। क्योंकि अब यूपीएसआई, एसएससी, ऐसी बहुत सारी एग्जाम 2026 में आने वाली है, जिसमें पॉलिटी का अच्छा खासा रोल रहता है। आप चाहे यूपीएसआई में देखेंगे तो 60 मतलब 17 से 18 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में दिखेंगे। जीडी में से 2 से 3 क्वेश्चन, और उसके बाद हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के जरूर आते हैं। तो मैंने इसके लिए मैराथन आपके लिए 3 मैराथन ले आऊँगा और 250 पूरे पेज है इसमें, जिस पीडीएफ में जो आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे, क्योंकि मैंने खरीदा है, तो अगर आप मुझे 30 रुपये पेमेंट कर देंगे, और नंबर है 7898778534, इन पे आप 30 रुपये पेमेंट कर दीजिए और ये जो हैंड रिटन की पीडीएफ है वो आप ले जा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। आप इस वजह से स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सअप पर, इसी नंबर पर आपको ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। चलिए हम आपको इस पीडीएफ को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को अपन पढ़ रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, भारत का विकास, क्रिप्सन मिशन, वोवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंट बेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियाँ, प्रारूप समितियाँ, संविधान सभा के विकास के चरण, संविधान लागू होने का दिन, हर एक चीज़ इसमें पढ़ाई जाएगी आपको। इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषता, प्रमुख योजनाएं, इसके बाद में संविधान की प्रगति, उद्देशिका, प्रस्ताव और उद्देशिका की शब्दावली, उद्देशिका का भाग होने के अववाद, संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1950 के बाद निर्मित नए राज्यों की विशेष दर्जा, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग, समितियां, क्षेत्र परिषद, पूर्वोत्तर का परिषद, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता, उसके बाद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, मूल अधिकार के प्रावधान, ये हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। इसमें राज्य के नीति निर्देशित तत्व, यानी कि जितने भी आर्टिकल है आपको पूरे इस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हर एक चीज़ आप जो यहाँ पे पॉलिटी की देखना चाहते हैं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन आपके पूरे से कुछ इस पीडीएफ में से आ जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको 25 पेज पढ़ाऊंगा, अगले जो वीडियो आएगा उसमें 100 पेज, और उसका अगला वीडियो आएगा उसमें 125 पेज पढ़ के पूरे 250 पेज की पीडीएफ आपको पढ़ा दी जाएगी कुछ घंटों में, और आपको पूरा का पूरा रटा दिया जाएगा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। साथियों, मैंने बता दिया कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, अगले 3 मिनट में आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर। क्या क्या आपको मेन से स्टार्ट करता हूँ संविधान सभा से। भारतीय संविधान मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935। आप सबको पता है कि 1935 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उसमें एक जो अधिवेशन लाया गया था 1935 में, जिसका करीब करीब 40 से 50% सीधा हमारे संविधान में ले लिया गया। यह एक वृद्ध कानून दस्तावेज था। 14 भाग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले रखा है। इसमें 14 भाग थे, 321 उसमें अनुच्छेद थे और 10 परिशिष्ट थे। प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ब्रिटिश भारत यानी कि जो 2 तरह के राज्य थे उस टाइम, एक तो जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे वो, और जो एक स्वतंत्र राज्य थे वो, तो दोनों को मिलाकर ये संविधान बनाया गया था। और ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो जो भारत के प्रांत थे, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत में जो लोग रहते थे, उसमें 2 तरह से शासन चलता था। जो देसी रियासत थी उसमें तो डायरेक्ट राजा ही शासन करता था, लेकिन जो ब्रिटिश शासन थे उसमें गवर्नर और एक मुख्य आयुक्त चुनाया गया था कंपनी के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पे संविधान सभा 1935 का भारत का संविधान अधिनियम। अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय असंघ की स्थापना का प्रावधान, ब्रिटिश भारत संविधान और देसी रियासत, गवर्नर, मुख्य आयुक्त, ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची, ये ने आपको बता दी कि उस जो संविधान सभा था उसके अंदर कितने संघ सूची थे और कितने राज्य सूची थे, कुछ संवर्ती सूची थे। हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आप यकीन मानिए कि इस पीडीएफ में आपको जितना कंटेंट मिलेगा ना, आप
20-30 रुपए में कहीं भी नहीं खरीद पाएंगे। ये 1935 का संविधान है जो कि अपने अधिनियम है जो लाया गया था। इसमें कितनी सूचियाँ थी और कितनी अंग सूचियाँ ये यहाँ पे लिखा हुई है कि संघ सूची यहाँ पे 59 थी, राज्य सूची 54 थी और संवर्त सूची इसमें 36 थी। अवशिष्ट विषयों पर प्रधान गवर्नर करता था। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। अब यहाँ पे अगला वही हम बात कर रहे हैं 1935 के संविधान की, जो है कि उस उद्देश्य की जो लाया गया था 1935 में, उसी की बात कर रहे हैं हम। आगे चलते हैं उस अधिनियम की और आगे बात करते हैं। बर्मा को इसी के अंतर्गत अलग किया गया था 1935 का उससे अधिनियम से। प्रांतों और द्वैत शासन समाप्त किया गया, यानी कि जो दोहरा शासन चल रहा था प्रांतों के बीच में, उसको इसी अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया। केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया गया, यानी कि राज्यों से हटाकर जो केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया, यानी कि वही आप देखेंगे जो आज भी चलता है द्वैत शासन, उसी प्रकार 1935 में भी जो केंद्र के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जो कि दो तरह का से था। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। आरक्षित वहाँ था जिसमें ब्रिटिश सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रही थी, और हस्तांतरित वह जो शासन था जिसमें ब्रिटिश सरकार का रोल था और वहाँ पे हस्तक्षेप करती थी। संघीय न्याय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के द्वारा। इस्टेब्लिश्ड कब आया? तो अधिनियम आया था 1935 में, लेकिन इसको लागू किया गया 1937 में। आपको ये याद रखना है। इसका मुख्य न्यायाधीश था मेरिस गवायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। इसके द्वारा और क्या क्या काम किए गए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली स्थापित की गई, जो सबसे पहले लगभग 1909 का भारत परिषद अधिनियम मॉर्टे मिल्लो को सुधार कर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली थी और विस्तार किया गया। यानी कि देखिए ये कहना चाहता है कि जो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसको और विस्तार से आगे बढ़ाया गया, और इसमें इसका विस्तार किया गया जिसमें दलित, महिला और श्रमिक, यानी कि जो मजदूर थे उनको ऐड किया गया, दलितों को ऐड किया गया और महिलाओं को ऐड किया गया। यानी कि अब संप्रदाय चुनाव सिर्फ मुसलमानों के बीच में नहीं था, अब इनको बढ़ाकर इसमें दलित, महिला और श्रमिक को भी जोड़ दिया गया। आठवां जो प्रावधान था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी के द्वारा की गई, और आरबीआई एक्ट 1934 यंग हिटन कमीशन के द्वारा इसमें लाया गया था। ये अगर आप हर एक चीज़ जो बता रहा हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल आप एक एक चीज़ का ध्यान रखें। अब नौवीं चीज़ इसमें बताई गई है, कुछ प्रांतों में द्वितीय सदन दो विधानसभा स्थापित किया गया, जैसे कि बंगाल में, मद्रास में, बिहार में, बम्बई में, संयुक्त प्रांत दोनों में। ठीक है, बिहार में और बंगाल में, असम में, इनमें संयुक्त विधानमंडल स्थापित की गई, द्वैत सदनात्मक इसी के द्वारा की गई 1935 के द्वारा। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा ही की गई, जिसमें यूपीएससी, एसपीएससी जो कि अब नहीं होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग जीजेपीएससी, ठीक है, ये तीनों चीज़ों का स्थापित किया गया। अब इसमें जो अंग्रेजों के बीच में चल रहा था ये अब नहीं चलता, अब सिर्फ दो चलती है, यूपीएससी और एसपीएससी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप चलते हैं अपन जो अपने मेन वीडियो है, संविधान, नियम और कानूनों का एक समुच्चय जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन व्यवस्था संचालित किया जा सके उसे संविधान कहते हैं। साथियों संविधान किसे कहते हैं तो आपको पता चल गया कि संविधान नियम और कानून का एक लिखित आधार पर जो है एक समावेश, उसको हम संविधान कहते हैं, जिसके आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है। ब्रिटिश सांसद द्वारा नियम और कानून निर्मित होते थे जिसके आधार पर शासन चलाया जाता था। भारतीय स्वयं शासन व्यवस्था संचालन करे, यह संविधान सभा का उद्देश्य था। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग क्या थी कि अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग। अब देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है पता नहीं चले, ये तो मैंने आगे ऊपर बता दिया कि संविधान कैसा होता है, लेकिन संविधान सभा की मांगे क्या थी? तीन मांगे थी संविधान की, अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। ये तीनों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले बात करूँ संविधान सभा की मांग। सबसे पहले अभी बताया मैंने अप्रत्यक्ष, सांकेतिक और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मांग किस किस के द्वारा की गई थी? देखिए अप्रत्यक्ष मांग का मतलब यहाँ होता है कि जो अंग्रेजों को संविधान बनाने के लिए बताना, लेकिन किस तरह बताना कि डायरेक्ट ना बोलकर, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे खाना खाना है, लेकिन मैंने कहा कि आज सोमवार है और मुझे सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भूख लगती है सुबह से, यानी कि मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आज ही सोमवार है और आज मुझे खाना चाहिए, लेकिन मैं इधर उधर की बात करके बोल रहा हूँ।
तो ऐसे लोकमान्य तिलक उन्होंने पहली बार बोला था अंग्रेजों को संविधान सभा के बारे में कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, कब बोला था? 1895 में। उसके बाद दूसरी अप्रत्यक्ष मांग थी दादा भाई नौरोजी की 1906 में। अब सांकेतिक मांग, ये सांकेतिक मांग ऐसी होती है कि आप डायरेक्ट मतलब बोलते कुछ उसी के बारे में है, लेकिन संकेत देते हैं किसी और के बहाने, यानी कि आप कहीं और बोल रहे हैं लेकिन संकेत दे रहे हैं आप सिर्फ अंग्रेजों की तरफ। ये आप समझ जाएंगे इसमें, जैसे कि मुझे खाना खाना मुझे खाना है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि मैंने क्या खाना है, लेकिन मैं क्योंकि सामने सिर्फ खाना रखा हुआ है तो अब मैं यही बोलूँगा कि मुझे खाना खाना है। आप इस प्रकार से याद रखिए कि गांधी जी ने कहा था कि मैं अब उनके भाषण बताऊं आपको, गांधी जी ने कहा था कि भारत का स्वयं का संविधान होना चाहिए और इतना बड़ा देश है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत जो दिया था वो अंग्रेजी सेना को ही दिया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार को ही दिया था। और सर्वदलीय सम्मेलन गांधी जी ने 1922 में कहा था। इसके बाद प्रत्यक्ष मांग, यानी कि डायरेक्ट अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों की डायरेक्ट बोलकर कि हमें संविधान सभा का गठन चाहिए, हमें हमारा संविधान चाहिए। ये सबसे पहले एक व्यक्ति थे M.N. राव, इन्होंने कहा था 1934 में सबसे पहले। ये आपको ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले संविधान सभा की किसने उठाई थी, तो वो उठाई थी M.N. रॉय ने। उसके बाद क्योंकि M.N. रॉय ने उठाई दी थी, इसके बाद कांग्रेस ने 1935 में उठाई, अधिवेशन 1935-37, फिर कांग्रेस ने हर एक अधिवेशन में इस मांग को उठाया। अप्रत्यक्ष मांग मैंने आपको अभी बताया था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में यह घटना उठाई थी स्वराज अधिवेशन के टाइम पे। कानूनी लेख, भाषा कानूनी थी, 110 लेख थे, यानी कि इन्होंने एक पूरा ब्यौरा उठाया था उस टाइम पे संविधान का कि किस तरह भारतीयों का संविधान होना चाहिए। भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान की मांग की थी। विधि के समक्ष समानता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी अधिकार मिले, यह भी उन्होंने मांग की थी। अब दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादाजी जो दादा भाई नौरोजी है इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का सार्वजनिक मंच में प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए, सबसे पहले कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति बने। कलकत्ता में 1886 में और लाहौर में 1893 में, 1906 में कलकत्ता में। इसके बाद सांकेतिक मांग। सांकेतिक मांग स्वराज सब भारतीयों की इच्छा अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार का कोई उपहार। ये आपको पता है किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था 1922 में। इसके बाद में बिल प्रस्तुत किया था 1924 में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, भारत के लिए प्रस्तुत राष्ट्रमंडल खेल। इसके बाद में दिल्ली 1925 दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यह भी यह बात बोली गई थी, यानी कि पूरी तरीके से। इसके बाद में वो सांकेतिक तरीके से मांग उठाई थी। अभी आगे जो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष मांग, यानी डायरेक्ट आंखों की आंख में डालकर बोला गया, वो सब चीज़ें आपको देख रहे। अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है नेहरू रिपोर्ट, जिसको आप नेहरू रिपोर्ट के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, रिपोर्ट प्रकाशित की गई नेहरू रिपोर्ट कब, सबसे पहले कब आई है? तो 28 अगस्त 1928 में इसको लागू लाया गया। भारतीय संविधान का प्रारूप, यानी कि भारतीय अपना संविधान बनाने के लिए तड़प रहे थे, उसी बीच में नेहरू जी लाते हैं अपने एक संविधान की इस तरह भारत का संविधान होना चाहिए। हालांकि ये पूरे तरीके से फेल रहा, इसमें कोई भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए जो नेहरू रिपोर्ट थी ये फेल हो गई थी। लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रवेश कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में भी डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि आप नेहरू जी का यहाँ पे शब्द आप नेहरू जी की पकड़िए जो अंग्रेजों को बोल रहे हैं। ठीक है, आपको यह समझना है कि नेहरू जी बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं? अंग्रेजों को, कि हमारा संविधान कैसा होगा। गांधी जी, नेहरू जी कहते हैं कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का जो डोमिनेंस स्टेट है, हमारा भी इस तरह से डोमिनेंट होना चाहिए कि हम जो इंटरनली देश है हम उसको संभाल सके। अंग्रेज हमारा सिर्फ बाहरी जो इंटरनेशनल संबंध है उनको स्थापित करे और जो हमारी सुरक्षा है सिर्फ उनका ख्याल रखे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे विदेशी संबंध, संचार और रक्षा, ये कौन करे? अंग्रेज। आंतरिक मामले, पुलिस, राज, बिल, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ये सब कौन संभाले? इंडिया वाले। ये नेहरू रिपोर्ट थी। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। वो पढ़ेंगे भारतीयों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रदान की जानी चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करके भारतीयों को अल्पसंख्यकों के लिए स्टेटस का रिजर्वेशन का दर्जा दिया जाना चाहिए। भारत में एक संविधान शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ये सब नेहरू रिपोर्ट में था। इसके बाद संविधान सभा 1935 में संघ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ
अच्छी चीज़ें जो मैंने बताया था कि सांकेतिक और अप्रत्यक्ष मांग तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष मांग कौन कौन ने क्या क्या करी ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। 1934 में मार्क्सवादी विचारक एमन रॉय ने सबसे पहले सांकेतिक मांग जो उठाई थी, इसलिए प्रत्यक्ष मांग के बारे में। प्रत्यक्ष मांग की बात करें 1934 में प्रसिद्ध मार्क्सवादी एमन रॉय द्वारा सबसे पहले इसको दिया गया। अब इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र भट्टाचार्य, जो कि आपको याद रखना चाहिए, अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश इस पर नहीं करूँगा। जिन्होंने प्रत्यक्ष मांग के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष से संविधान का गठन की बात कही। यानी कि उस टाइम में अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने डायरेक्ट इन्होंने कहा था। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने अपने संविधान सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्माण के प्रस्ताव की मांग की। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन में 1937 में भोजपुर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी मांग को उठाया गया। कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गाँव में हुआ, कौन सा? ये था फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को अधिवेशनों को कांग्रेस ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन की बात कही थी, क्योंकि देखिए मेन जो एमन रॉय थे वो जो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अलग व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जब पहली बार प्रत्यक्ष मांग उठा दी, यानी उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हमें संविधान चाहिए, तो फिर मजबूरन जो कांग्रेस थी उसको ये कदम उठाना पड़ा। हीरापुर अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित होगा। ये जो उस समय जो 1938 थे, हीरापुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन जो मांग उठाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई थी, और उन्हें जो क्या कहा था कि संविधान ऐसी संविधान सभा होगा, ऐसा निर्माण होगा जो वयस्क मताधिकार के निर्वाचित होगा। यानी कि वो यही कहना चाह रहे थे कि जो हमारा संविधान बनेगा वो जो डिसाइड करेंगे वो जो मेच्योर लोग हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, वही करेंगे। इसके बाद में 1935 का भारत संविधान अधिनियम, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई कितनी सूचियाँ थी कितना कुछ नहीं थी, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक चीज़ और आता है, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11। अगस्त्य प्रस्ताव, ये भी आपको याद रखना। अगस्त्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया। उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लिन लिथियंगो उस टाइम पे कौन था? वायसराय और गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद में कारण क्यों था, लाया क्यों गया था? कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग लेने हेतु। देखिए कब हुआ कि उस टाइम क्या हुआ था, भारत उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया था उसमें अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए, इसलिए इंडिया वालों को बहला फुसलाने के लिए जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम दिए गए थे अंग्रेजों को कि हम आपका संविधान देंगे आपको, ये सब चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आगे क्रिप्स मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे पूरा डिटेल में। क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को, और इसमें इसका स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? लिन लियांगो, उस टाइम पे भी गवर्नर थे, और जो जनरल गवर्नर थे वो लित लियांगो ही थे। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942 को। ठीक है, इसमें एकल संसदीय मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारतीयों को सहयोग लेने हेतु लाया गया। वोवेल प्लान 1900। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एकदम से समझ में नहीं आएगी, आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको चीज़ पड़ेगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि वोवेल प्लान कब आया? 1945 को। कब? 14 जून 1945 को, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पे डीपली मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। नेहरू रिपोर्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि नेहरू रिपोर्ट को आप डिटेली पढ़ा चुका हूँ वैसे एक बार तो, कि उसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था, पर अभी इसमें वीडियो को यहाँ तक रखूँगा। इसके बाद आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी है, भारतीय संघ, उसके बाद में हर एक चीज़ जो कि आपको आने वाले समय में पढ़ाऊँगा, यानी कि अगला जो मेरा वीडियो आएगा इस पर कैसा रिस्पॉन्स रहता है, इसके बाद मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे आने वाले 2 वीडियो में, यानी कि अभी ये बहुत सारा बचा हुआ है, यानी कि 250 पेज इसमें लगभग है, तो मैं करीब करीब 1 घंटे में अगर कोशिश भी करूँगा तो 50 पेज, यानी कि 2-2 घंटे की क्लास होगी, 4-5 घंटे में पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आप 2x में देखेंगे तो पूरा आपको मामला खत्म हो जाएगा। अभी मेरी पहली क्लास थी, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपको हर एक चीज़ पूरी डीपली पढ़ाई जाएगी। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।